जय हिंद दोस्तों, आपका अपना प्यारा YouTube चैनल गोल्डन सर पर हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्लास 12 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का ये सीरीज चल रहा है। पर डे आपको 7 बजे शाम में पर डे आपको टेस्ट हम लेते हैं और आप लोग उसका जवाब देते हैं। इससे होता क्या है, आप लोग का जो मेमोरी में ऑब्जेक्टिव बैठ जाएगा तो वो आपको समस्या कभी नहीं होगा और प्रैक्टिस आपको करते रहना है। उसका हम एक आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं कि हाँ, ऑब्जेक्टिव सीरीज वहां पर आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसे लिखते भी जाएं ताकि आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल वो सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा दें और साथ ही बेल आइकन का दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, न्यूटन मीटर पावर -1, दूसरा है वोल्ट मीटर पावर -1। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं विद्युत तीव्रता फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q या E बराबर होता है -dV/dr। इस स्थिति से अगर ये F/Q यूज करते हैं तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और अगर dV/dr यूज करते हैं तो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इस हिसाब से मात्रक जो हो जाएगा, चाहे तो न्यूटन कूलम पावर -1 लिखे या वोल्ट मीटर पावर -1 लिखे। तो इस हिसाब से न्यूटन कूलम पावर -1 तो इसमें नहीं है, वोल्ट मीटर पावर -1 है, ये टिक मार देंगे। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसे दिमाग में रखना है आप लोग को। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर पावर -1। अगर यहाँ न्यूटन प्रति कूलम भी रहता तो वो भी टिक मार देते और अगर दोनों रहेगा तो दोनों में टिक मार देंगे। ठीक है, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अभी जस्ट बताया आपको कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर वो मात्रक होता है विद्युत तीव्रता का। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत तीव्रता का। और इसका सही जवाब है दोस्तों, विद्युत तीव्रता बोलिए या विद्युत क्षेत्र बोलिए, एक ही बात है और ये आपको बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया। कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है आपको इस प्रकार का होता है, -Q चार्ज होता है, +Q चार्ज होता है और इसे एक समान विद्युत क्षेत्र मान लो E में रख दिए। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE और इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -QE। अब कहता है परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल मतलब टोटल फोर्स कितना होगा? इस सिरा पर लगता है QE क्योंकि आवेश है Q और तीव्रता है E, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया। इस पर लगेगा QE और इस पर लगेगा -QE। तो टोटल फोर्स कितना होगा? तो QE में -QE जोड़ दो, टोटल फोर्स हो जाएगा 0। हमेशा शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो होता है विद्युत बल हमेशा शून्य होता है, उस पर कुल आवेश भी शून्य होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप तीनों सही हुआ होगा, हमें उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V में संबंध क्या होता है? विद्युत क्षेत्र E और विभव V में संबंध क्या होता है? और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि तीव्रता और विभव में क्या संबंध है। ये होगा कि ये होगा? जल्दी बोलिए, A की B? A, गंदा बात, A नहीं होगा, B होगा। E बराबर -dV/dr। सोच करके देखिए, पहले तब टिक मारिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है? अब कोई भी आवेशित खोखला गोला है, उसके अंदर तीव्रता कहेंगे क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कोई भी आवेशित खोखले गोले के अंदर तीव्रता शून्य होता है। इसका सही जवाब होगा ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, यदि किसी गोले को धन आवेशित किया जाए, कोई भी गोला है उसको हम लोग धन आवेशित करते हैं, तो धन आवेशित करेंगे
तो उसके भीतर का विभव कैसा हो जाएगा। अगर कोई गोला है उसको धन आवेश देते हैं तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो उसके पृष्ठ पर विभव होगा वही पृष्ठ के अंदर कहीं पर भी लीजिएगा तो वही विभव होगा। तो यदि किसी गोले को आवेशित धनावेशित करते हैं या ऋणावेशित करें तो उसके अंदर जो विभव होगा वो सभी जगह नियत और समरूप होगा, शून्य नहीं होगा। तीव्रता शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, नियत या समरूप। धनावेशित है तो अंदर में धनात्मक विभव होगा और नियत रहेगा और समरूप रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। कहता है कि किसी आवेशित गोले के केंद्र पर, कोई भी आवेशित गोला है उसके केंद्र पर क्या होगा। तो ऑप्शन पहला है विभव और तीव्रता दोनों शून्य होगा। दूसरा ऑप्शन है विद्युत तीव्रता तो शून्य होगा लेकिन विभव शून्य नहीं होगा। और आप लोग को अभी बता चुके हैं थोड़ा देर पहले कि कोई भी आवेशित गोला है उसके अंदर जो होता है विभव कभी शून्य नहीं होता है। जो उसके पृष्ठ पर विभव होता है वही उसके अंदर भी केंद्र पर भी वही विभव होगा। समझ में आया बात। क्योंकि किसी भी गोले के अंदर जो है ना विभव समान हो जाता है, समविभवी पृष्ठ का निर्माण कर देता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है वो समान होता है, दूरी के साथ उसका परिवर्तन नहीं होता। कोई भी गोला के अंदर का बात कर रहे हैं। और तीव्रता शून्य इसलिए हो जाता है क्योंकि अंदर में जो है उसको आवेश होता नहीं है। तो विद्युत तीव्रता तो शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। अगर समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर x अक्ष की दिशा में है तो तल हो जाता है yz। अगर y रहता है तो हो जाता है xz। अगर z होता है तो हो जाता है xy। तो दिमाग में रखना है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या हो जाएगा, yz तल। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। देखो आवेश है 2 कूलम, आवेश है 2 कूलम, कार्य कितना संपादित होता है तो 20 जूल कार्य संपादित होता है। कार्य होता है 20 जूल। अब हमको निकालना है विभवांतर और आप जानते हैं V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W कितना, तो 20, Q कितना 2, 20 में 2 से भागा दीजिए, 20/2 आया क्या, 10 वोल्ट। यानी विभवांतर आपको हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से R दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो कोई बिंदु आवेश अगर मान लीजिए यहां है और उससे हमको R डिस्टेंस पर विभव निकालना है, तो आप लोग को बता देते हैं विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² दे देते हैं तो ये तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है, और Q/R रहेगा तो वो हो जाता है विद्युत विभव का। इसका सही जवाब ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R थीटा, जिसे हम लोग किसी भी स्थिति भी कहते हैं, किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आपको दे दिया R थीटा, मतलब किसी भी स्थिति में विभव क्या होगा। तो किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव क्या होता है दोस्तों। इसका सही जवाब जो है ये बी नंबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/R²। अक्षीय स्थिति का बात अगर करेंगे, अक्षीय स्थिति में थीटा का मान हम 0 ले लेंगे। निरक्षीय स्थिति का बात करेंगे, तो थीटा का मान 90 बिठाएंगे।
अगर अक्षीय का बात करेंगे, थीटा का मान 0 बिठाएंगे तो cos 0 का मान होता है 1, यानी अक्षीय स्थिति में विभव हो जाएगा 1/4πε0 p/r²। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो थीटा बन जाएगा 90, थीटा 90 बिठाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 p cos 90। cos 90 का मान होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिए सब हो जाएगा 0, यानी निरक्षीय स्थिति विभव हो जाता है 0 और अक्षीय स्थिति विभव हो जाता है 1/4πε0 p/r²। यानी हमको किसी भी स्थिति का बात कर रहा था तो ये सही जवाब है 1/4πε0 p cos θ/r²। नेक्स्ट देखते हैं। दो प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो 10⁵ वोल्ट है, यानी V जो है वो 10⁵ वोल्ट है। ये सवाल बनाना है, ऑब्जेक्टिव है ये। दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10⁵ वोल्ट है तो V हो गया 10⁵ वोल्ट, और उनके बीच की दूरी जो है D वो कितना है 4 × 10⁻³ मीटर है। कहता इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर आप V/D कर सकते हैं। विभवांतर में दोनों प्लेट के बीच की दूरी से भागा देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा दोनों प्लेट के बीच। ठीक है, तो V है 10⁵ और D है आपको 4 × 10⁻³ इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा 8, माइनस है ऊपर प्लस 5 3 8 बटे में 4 हो गया। ये हो गया आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेट के बीच। अब उस दोनों प्लेट के बीच में है क्या इलेक्ट्रॉन महाराज, और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा तो आप जानते हैं F = QE। आवेश को तीव्रता से गुना करने पर उस आवेश पर लगने वाला बल हो जाता है। तो आवेश कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तीव्रता कितना है तो 10⁻8 बटे में 4। इसको इससे डिवाइड कीजिए, कट गया 0.4 × 10⁻⁻19 और प्लस 8 ये हो गया -11। -19 प्लस 8 हो गया -11। दशमलव ये उड़ाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 12, यानी 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा जो कि दोनों प्लेट के बीच में स्थित है। दो प्लेट के बीच अगर विभवांतर 10⁵ वोल्ट रहे और उनके बीच की दूरी अगर 4 × 10⁻³ मीटर रहे और उनके बीच में अगर हम इलेक्ट्रॉन एक रख देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा 4 × 10⁻12 न्यूटन। लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए। कोई एक गोला है इसको हम आवेशित कर दिए और दूसरा गोला ये है इसको भी हम आवेशित कर दिए और किसी तार से इसको हम जोड़ दिए आपस में, ठीक है। तो यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो अब देखिए, आवेश का प्रवाह होने लगेगा और आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। तो यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद जोड़ देते हैं तो आवेश तो इधर उधर जोड़कर जाकर एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी आवेश का विनाश नहीं होगा। आवेश संरक्षण नियम का पालन करेगा, लेकिन उसका ऊर्जा जो है वो घट जाएगा। क्योंकि ऊर्जा इसलिए घट जाएगा कि इससे जो आपको इसमें आवेश जाएगा, आवेश जाने के क्रम में ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय होगा। तो क्या कहानी है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग हम आवेशित करेंगे और परस्पर जोड़ देंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों गोले का ऊर्जा संरक्षित रहेगा। नहीं, संरक्षित इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आवेश के वितरण में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश के वितरण में क्या होता है, ऊर्जा में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, जिस कारण से तार गर्म हो जाता है। आवेश अगर इस गोला, अगर ये गोला ए गोला बी को आवेश देगा तो आवेश वितरण में क्या होता है, ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय हो जाता है। तो आवेश संरक्षित नहीं रहेगा। तो संरक्षित क्या रहेगा, दोनों का
सॉरी ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, क्या संरक्षित रहेगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। ऊर्जा जो है कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आवेश की वितरण में ऊर्जा कुछ ना कुछ ह्रास हो जाता है, कमी हो जाता है। इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए और इसे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम कब होगा, जब द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P और विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के बीच का कोण होगा। देखिए आप लोग स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते होंगे विद्युत द्विध्रुव के लिए। विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा होता है फॉर्मूला -PE cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, -PE cos थीटा। अब देखिए कि थीटा के किस मान पर ये u जो है मैक्सिमम होगा। अगर थीटा का मान हम 0 देते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, और 1 गुना -PE तो -PE, ये तो बहुत न्यूनतम हुआ, माइनस में ही रह गया। अगर 90 देते हैं cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो पूरे सिस्टम में 0 हो जाएगा। यानी अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 डिग्री रहता है तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, एनर्जी हो जाएगा -PE/√2। और अगर 180 डिग्री इसमें बैठाते हैं तो -PE या cos 180, और cos 180 का मान होता है -1, यानी -PE गुना -1 दैट इज PE। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण 180 डिग्री रहेगा, उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा 180 डिग्री, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। u बराबर -PE cos थीटा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। अगर विद्युत द्विध्रुव के लिए हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला था u बराबर -PE cos थीटा। P क्या चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या चीज है, विद्युत तीव्रता है, और थीटा क्या चीज है, P और E के बीच का एंगल है। तो मैक्सिमम अगर हमको एनर्जी निकालना है, मैक्सिमम आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है विद्युत द्विध्रुव के लिए, तो फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा, और थीटा का मान 180 होगा तब महत्तम होगा, ठीक है। न्यूनतम का बात करेगा, अगर न्यूनतम का बात कीजिएगा तो 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा, कहेंगे न्यूनतम कब होगा, तो 0 डिग्री पर, ठीक है, और अधिकतम कितना होगा 180 डिग्री पर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं टॉ बराबर फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। वेक्टर टॉ का बात करते हैं तो वेक्टर टॉ को वेक्टर में अगर बदल देते हैं तो ये हो जाएगा आपको वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आप लोग जानते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E फॉर्मूला था PE sin थीटा। तो इस प्रकार से बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P आघूर्ण वाला अगर एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सभी बताए हैं, आप लोग दोबारा उसे देख करके उसे जरूर लिख लें और याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा आप लोग जानते हैं W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा होगा, ठीक है। W बराबर क्या होगा, PE इंटू 1 - cos थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट आपको कल मिलते हैं। ओके, जय हिंद।